नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राज। पुरोहित अकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है आईएनएस विक्रांत और इसी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि एग्जैक्टली एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं, आईएनएस विक्रांत अगर रिलीज़ हुआ है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या फीचर्स हैं। और इतना ही नहीं, इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली अपना एक न्यू एनसाइन रिलीज़ किया है, वो उसकी हिस्ट्री और इसमें क्या नए बदलाव लाए गए हैं वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर के साथ में। आप सबसे कह देना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने आप को इस चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई लेटेस्ट वीडियोज़ या अपडेट्स आएँ तो वो आपको सबसे पहले मिले। तो जहाँ तक बात आती है एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो एयरक्राफ्ट कैरियर एग्जैक्टली होता क्या है, इसको हम लोग एक ऐसा कह सकते हैं कि एक चलता फिरता नेवल बेस है, नेवल एयरबेस है। बेसिकली इसमें फुल फ्लाइट डेक की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हवाई जहाज़ों को ये कैरी करता है, उसके अलावा उसको आर्मिंग करता है, डिप्लॉय करता है। अगर उसके और कोई सप्लाईज़ अगर कम पड़ गए हैं तो वो सारे भरवाने का काम करता है। एक्चुअल में एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने हमारी बहुत सारी जंगों में, और ख़ास करके अगर हम लोग 1971 की जंग की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा अपने को हेल्प किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर इस समय जो स्क्रीन पर आपको फ़ोटो दिखाया जा रहा है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर का ही फ़ोटो आप लोग देख रहे हो, जहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो लाइन से खड़े हैं, और इससे आप लोग डीप सी में जा कर के कहीं पर भी अपनी कैपेबिलिटीज़ बता सकते हो। तो अभी फ़िलहाल जहाँ तक बात आती है तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया के पास में दो है। एक जो है वो है आईएनएस विक्रमादित्य का, और दूसरा जो है वो है आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया था, इंडक्ट किया गया था टू बी वेरी प्रिसाइज। इसके पहले कि हम लोग और डिटेल में जाए, थोड़ा सा आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में समझते हैं। तो अर्लियर ये एक रशियन कीव क्लास की शिप हुआ करती थी, जिसको इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कहा जाता है कि $2.5 बिलियन की डील पर इसको एयरक्राफ्ट कैरियर में एक्वायर किया, एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट करवा करके एक्वायर किया, और उसके बाद में उसको 2013 में इंडियन नेवी में इंडक्ट भी कर लिया। लगभग 2013 से लेकर के 2017 तक देखें तो हमारे पास में दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हुआ करते थे, एक आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विराट। लेकिन आईएनएस विराट रिटायर हो गया था 2017 में। हमको चाहिए था कि हम लोग अपनी खुद की इंडिजीनियस कैपेबिलिटी से बना करके एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएं, और फाइनली हम लोगों ने अभी 2022 में हमने आईएनएस विक्रांत जो है उसको इंडक्ट कर लिया है। एंड दिस विल बी इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट, जो पूरी तरीके से हमारे इंडियन इक्विपमेंट से बना, इंडियन लोगों ने बनाया है। इसमें इक्विपमेंट्स अलग अलग जगह से यूज़ हुए हैं। जहाँ तक बात करें पास्ट में हमारे पास में कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स हुआ करते थे, तो आईएनएस विक्रांत सबसे पहला अपना एयरक्राफ्ट कैरियर था। अब देखिए, यहाँ पर कहीं पर कंफ्यूज नहीं होना है। आईएनएस विक्रांत जो है, जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसके आगे R11 कभी कभी ये टर्म जो है वो लगाया जाता है। इसको हम लोगों ने रफली 1961 में लिया था, और 1997 में इसको हमने डी कमीशन किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एज आई सेड, कि इसने इंडिया और पाकिस्तान का जो 1971 का वॉर था उसमें नेवल ब्लॉकेड लगाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के करीब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसीलिए इसी नाम से हम लोग एक और एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर के आना चाहते थे, अब वही लेकर के आए हैं। लेकिन जब जब हम लोग अभी वाला जो 2022 वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है इसकी बात करेंगे, इसके पीछे हम IAC-1 ये ज़रूर लगाते हैं। इसका मतलब है कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। दूसरी बात, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो था, एज आई सेड, कि पास्ट में जो हुआ करता था, जिसको हमने 2017 में रिटायर किया, वो आईएनएस विराट था। ये अगेन हम लोगों ने, तो दोनों आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट, ये दोनों भी हम लोगों ने यूके से लिए हुए थे। इस चीज़ को बाकायदा आप लोग नोट करके रखिएगा। और अब हमारे पास में जो है, तो जो एग्जिस्टिंग टाइम में जो हमारे पास में है, विक्रमादित्य रशिया से हमने लिया है, और विक्रांत जो है वो इंडिया ने खुद ही मैन्युफैक्चर किया है। चलिए आईएनएस विक्रांत की कुछ हम लोग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो देख लेते हैं। तो आईएनएस विक्रांत, विक्रांत का मीनिंग होता है करेजियस। तो इसमें पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये जहाँ चाहे वहाँ पर जा कर के आ सकता है। इसकी मेजर कैपेबिलिटी जो है, अब ये अपने इंडिया के या इंडियन नेवी के ब्लू वाटर फोर्स को एकदम पावरफुल बनाएगा, कि इससे हम लोग जो है वो वर्ल्ड के किसी भी वाटर तक जाने की कैपेबिलिटी हम लोग रखते हैं। दूसरी बात, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देख रहा है।
अब वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब आपको प्ले करना है तो उसमें इसका इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो रहेगा। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी, तो इसमें एटलीस्ट 30 एयरक्राफ्ट जो मिग 29 के फाइटर जेट्स हो सकते हैं, या फिर कैमॉफ 31 के अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं, या फिर अगर आप लोग MH-60R के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की बात करो, ये सब लगभग 30 की संख्या में इसके ऊपर में डेक कर सकते हैं किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसके अंदर में स्टोबार मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं रैदर दैन कैटापॉल्ट। तो ये दोनों क्या मेथड्स है, या कार्टोबार जो है उसको यूज़ नहीं कर कर हम लोग स्टोबार यूज़ करते हैं, ये हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर में 4 जनरल इलेक्ट्रिक इंजिन्स लगे हुए हैं, 28 नॉटिकल माइल्स। तो सी में जब हम जाते हैं तो नॉटिकल माइल्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर्स। तो 28 नॉटिकल माइल से ये शिप जो है वो ट्रैवल कर सकती है हमारी। देन इसके अंदर में लगभग 2200 कंपार्टमेंट्स हैं और 1600 से भी ज़्यादा क्रू इसके अंदर में फ़िलहाल में रह रही है। इसी के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात है वो है कि ये बेसिकली हमारे इंडिजिनाइजेशन के एफर्ट को पुश भी दे रहा है और हमारी इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ को दिखा भी रहा है, और हमारे जो इंडिजीनियस एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं इवन उनकी डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये कुछ खास बातें हैं INS विक्रांत को लेकर के। इसी के आगे अगर हम लोग बात करें तो स्टोबार और कैटोबार ऐसे दो जो है वो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले स्टोबार क्या होता है। स्टोबार जो है इट इज़ कॉल्ड एज शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। देखिए, आप सबको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी जब आप इमेज यहाँ पर देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो लेंथ होता है, मतलब अगर इसको फ्लाई करना है तो फ्लाइंग के लिए लेंथ इसको जो मिलेगी वो काफ़ी कम मिलेगी। तो इतनी कम लेंथ के अंदर में अगर उसको उड़ान भरनी है, किसी एयरक्राफ्ट को अगर उड़ान भरनी है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी जो वो लगानी पड़ेगी। तो हम लोग स्टोबार टेक्नोलॉजी जब यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हो कि ये शिप जो है, ये हमारी जो INS विक्रांत जो है पूरी तरीके से फ्लैट नहीं है। सेम INS विक्रमादित्य की भी खास बात है, ये पूरी तरीके से फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ में ऐसे कर्व्ड आपको दिखेगा। तो क्या होता है कि एयरक्राफ्ट आता है और उसको इस शेप से ही उसको जो है वो थोड़ा सा पुश मिल जाता है। इसको कभी कभी हम लोग स्काई जंप इस नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टोबार टेक्नोलॉजी इसके अंदर में यूज़ होती है। वहीं अगर हम लोग USA के या फिर UK के अगर हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो इसके अंदर में आपको कैटोबार की टेक्नोलॉजीज जो है मिलेगी, जिसको हम कैटापॉल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कहते हैं। अभी कैटापॉल्ट क्या होता है? कैटापॉल्ट मतलब जो आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा कि पहले के ज़माने में हम लोग एक मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू इसके अंदर इनको स्टोर करते थे, जैसे ही इसको छोड़ते थे ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के कहीं दूर किसी चीज़ को फेंकता था। तो एनर्जी को स्टोर करके रखते थे ताकि आगे आप फेंको तो उस चीज़ को दूर फेंक सकते हो। तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग कैटोबार में देखते हैं। तो यहाँ पर कैटोबार टेक्नोलॉजी में जैसा कि आप लोग लेफ्ट साइड की फर्स्ट इमेज जो देख रहे हो उसमें आप देखो तो नीचे की तरफ में देखिए इसका पहला पहिया जो है वो कहीं तो अटकाया हुआ है, जो लॉन्च इक्विपमेंट में अटका हुआ है, और नीचे इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज इक्विपमेंट है जो एनर्जी जनरेट करता है और एक सडन पुश जो है वो देता है जिससे कि ये फ्लाइट जो है वो एकदम से टेक ऑफ कर जाए। तो इनका जो हम कहेंगे कि जो डेक होता है वो काफ़ी फ्लैट होता है, इसमें आप ऐसे कर्व्ड डेक जो है वो कैटोबार में नहीं देखोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जो है वो समझिएगा। आई होप स्टोबार एंड कैटोबार के बीच में आप लोगों को फ़र्क समझ में आ गया है। मेजर फ़र्क यही है कि इसका कर्व्ड आपको नेचर दिखेगा, ये फ्लैट टॉप्ड होगा। कैटोपॉल्ट में आप लोग कैटोपॉल्ट के अंडर में कोई ना कोई एक दूसरी एनर्जी जो है ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। देन कम्स इस यहाँ पर अगेन एक और जो आपको चाहिए वो चीज़ है कि अरेस्टेड रिकवरी आपको करनी होती है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अरेस्टेड रिकवरी? देखिए अगेन, जब अगर कोई एयरक्राफ्ट वापस से लैंड करने की कोशिश कर रहा है, लैंड करते समय में उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ होगी, उसको रोकना है अगर आपको तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो आप लोग राइट साइड की इमेज में आप लोग देख सकते हो कि अरेस्टिंग वायर्स होती हैं, लगभग 3-4 अरेस्टिंग वायर्स होती हैं, और वो अरेस्टिंग वायर्स से वो हुक ऐसे लटक जाता है और वो हुक के वजह से फिर आप इसकी जो जितनी भी, मतलब आप ब्रेक तो लगा ही रहे हो, आप अपनी स्पीड तो कम कर ही रहे हो, बट अगेन इसकी जितनी एनर्जी है उसको रोकने के लिए ये अरेस्टेड रिकवरी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जब भी पढ़ें ऑब्वियसली स्टोबार, कैटोबार, ये दो टेक्नोलॉजीज अपने को पता होनी चाहिए। और अगर इसमें आपके एग्जाम में कोई सवाल आए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारे दोनों भी एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज़ जो अपना
INS विक्रमादित्य है और INS विक्रांत IAC-1, ये दोनों भी स्टोबार टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। चलिए, ये देखने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक रफ आइडिया लेते हैं कि वर्ल्ड में इस वक्त में किसके पास में कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ऑब्वियसली USA के पास में भी 11 हैं। चाइना की यहाँ पर फिगर करेक्ट नहीं है, चाइना में यहाँ पर 3 उनके पास में हो गए हैं। रिसेंटली जून में ही उन्होंने जून 2022 में ही उन्होंने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब इंडक्ट कर लिए हैं। इंडिया के पास में 2 अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो ये एक आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मिल गया है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिलहाल चाइना USA के पास में है। देन आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर और वो है कि इंडिया ने अब अपनी जो नेवी की जो एनसाइन है उसको चेंज कर दिया है। आप लोग जिस तरीके से अभी देख रहे हो, ये हमारी पूरी तरीके से एक न्यू एनसाइन है, मतलब जो फ्लैग लगता है इंडियन नेवी के ऊपर में, जो भी अपनी शिप जाएंगी उसके ऊपर में अब ये वाला फ्लैग जो है वो लगेगा। ऑब्वियसली ये सब जो जैसा कि 75वें इंडिपेंडेंस डे के स्पीच पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि हम लोग अपने कॉलोनियल पास्ट से अपने आप को छोड़ना चाहते हैं, और वही इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने एक न्यू एनसाइन जो है वो अपनी ली है। इसके पहले हमारा जो इंडियन नेवी का फ्लैग हुआ करता था उस पर सेंट जॉर्ज, जो कि एक वन ऑफ द हम ऐसा कह सकते हैं कि 12th सेंचुरी के एक क्रूसेडर थे जो रिलीजियस क्रूसेड्स करते थे अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज़। ये यूके से बिलोंग करते थे, तो वो साइन यूके में आया, यूके से ही वो वाला क्रॉस जो है वो हम तक चलते हुए आया। बट हम लोगों ने अपने हेरिटेज से, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए या फिर हमारे जो चोल हैं, तो उन लोगों से हम लोगों ने नहीं सीखा। तो फाइनली अभी इसको हम लोग कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री को वापस से याद करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कॉलोनियल जो भी अपना पास्ट था उसको थोड़ा सा भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारा अगर हम लोग देखें तो इंडियन नेवी के एनसाइन में यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने बहुत बड़ी, ऐसा कह सकते हैं कि मॉडर्न डेज़ में बहुत बड़ी एक इंडियन नेवी की स्थापना करने की कोशिश की थी और इनफैक्ट बहुत हद तक सफल भी हुए थे। तो उन्हीं का ये जो एम्बलम है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनकी गोल्डन बॉर्डर्स, तो ये गोल्डन बॉर्डर्स और उसके अंदर में एंकर जो है वो स्टेड फास्टनेस डिपिक्ट करता है। हम लोगों ने 8 डायरेक्शंस इसमें लिए हुए हैं। 8 डायरेक्शंस बेसिकली ये दिखाती है कि अब हमारी इंडियन नेवी मल्टी डायरेक्शनल रीच रखेगी और मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी रखती है। तो यहाँ से हमने इसको लिया हुआ है। बाकी अगर हम लोग ब्रीफ एक हिस्ट्री देखें कि किस तरीके से नेवी के एनसाइन जो है वो चेंज होते हुए देखे हैं, तो आप लोग यहाँ पर इमेजेस देख सकते हैं। 1947 से 1950 के बीच में, बिकॉज वी वर स्टिल अ डोमिनियन, तो उस समय में ये यूनियन जैक ही जो है वो अपने यहाँ पर लगा हुआ था और सेंट जॉर्ज का क्रॉस भी आप देख सकते हो। 1950 से 2001 के बीच में भी अगेन आप लोग देख सकते हो कि कैसे वो क्रॉस है वहाँ पर सेंट जॉर्ज का, और सिर्फ जो यूके का जो फ्लैग था उसको हमने इंडियन फ्लैग से रिप्लेस किया है। देन कम्स 2001 टू 2004, उसमें थोड़ा सा एनडीए गवर्नमेंट में चेंजेस लाए थे उन्होंने। अब वहाँ पे सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो वहाँ पे लाया है, एंकर लाया है और हर तरफ की सिक्योरिटी के फीचर्स जो 2001 से 2004 के बीच लाए थे। बट बाद में 2004 में इसको वापस से चेंज कर दिया गया था। तो अब ये फाइनली 2022 तक यही रहा, लेकिन अब इसको ऑब्वियसली चेंज कर दिया है और अब हमारी ये वाली जो छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट देते हुए हमारी अब इंडियन नेवी का नया एनसाइन होगा। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो मॉडर्न किंग थे और मॉडर्न डे एरा के किंग थे, जिन्होंने, एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट वन जिन्होंने इंडियन नेवी की स्थापना करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि एक्चुअली नेवल पावर बनने के बाद में हम लोग बहुत कुछ जो है वो कवर कर सकते हैं, इसलिए उनके एम्पायर में अगर आप देखो तो कोस्ट लाइन वाला एरिया जो है वो ज़्यादा उन्होंने जीत करके रखा हुआ था। और इतना ही नहीं, उनके पास में 60 फाइटिंग शिप्स हुआ करती थी और 5000 से भी ज़्यादा की स्ट्रांग उनके पास में नेवल फोर्स हुआ करती थी। ये फैक्ट आई होप आप सबको अगर नहीं पता थी तो अब पता चल गए हैं। तो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पे अगेन नए हैं तो अपने आप को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अनअकैडमी आप लोगों के लिए इसी तरीके से अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर के आते रहेगी, आपके नॉलेज में बढ़ाने में काम करते रहेगी। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।